जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, यूपीएससी का प्रीलिम्स जो 25 मई को हुआ है, जिन विद्यार्थियों ने यूपीएससी के प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, उन सभी को मेरी ओर से उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम जो आपसे चर्चा करेंगे, आज की क्लासेस में ख़ास तौर पर यूपीएससी का जो 2025 का 2025 का जो प्रीलिम्स और प्रश्न पत्र आपका 2 रहा है, मतलब कि सीसैट जो रहा है, उसके बारे में हम आपसे डिटेल्स में पूरे 80 क्वेश्चन आपको उनका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इनका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जा सकता था और एक स्मार्ट स्टडीज़ के माध्यम से, एक अपने अप्रोच के माध्यम से किस तरीके से अच्छा स्कोर किया जा सकता था। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें यूपीएससी के इस सीसैट के पेपर में आपको बता दूं। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 तरीके के विद्यार्थी देते हैं स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होते हैं, दूसरे 2 या फिर तीसरे अटैम्प्ट्स वाले होते हैं, और चौथे जो आप देखोगे मेंस क्वालिफाई होते हैं, इंटरव्यू से लौट के आते हैं वो। ठीक है, ये 3 तरीके के एस्पिरेंट्स खास तौर पर यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हैं। ये जो पेपर हुआ है, ठीक है, ख़ास तौर पर सीसैट की मैं बात करूँ इस क्लासेस में, तो इसमें 2 के लिए ये थोड़ा सा पेपर आपको हो गया। देखो, इजी नहीं है, ध्यान रखना, पेपर एकदम आसान नहीं है, ठीक है। और इसने ये भी दिखा दिया है कि आप केवल कॉम्प्रिहेंशन के बलबूते पर नहीं जा सकते पेपर देने, या फिर मैथ और रीजनिंग के बलबूते, या फिर आप रीजनिंग के बलबूते पे नहीं जा सकते, मैथ के बलबूते पे नहीं जा सकते। और जो यूपीएससी पहले मैथ पूछता था और आज जो मैथ के क्वेश्चन हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का जो पेपर रहा है सीसैट का, हल्का नहीं है। आपको पता है कि ये विश्व की दूसरी और तीसरी, विश्व की सबसे बड़ी दूसरी तीसरे नंबर की कठिन परीक्षा है, तो ये अपना स्टैंडर्ड हमेशा बना के रखेंगे, ठीक है। और ये पेपर हार्ड पेपर है, ठीक है, इजी नहीं है, हार्ड एंड मॉडरेट है। अगर जो स्टूडेंट्स इसमें रीजनिंग और मैथ में अगर इस ट्रैप में फंसे, तो उनका पेपर, उनके क्वेश्चन अटैम्प्ट्स कम हुए हैं और उनका पेपर आप देखोगे थोड़ा, मैं कहूँगा, ख़राब गया है, ठीक। और जो स्टूडेंट्स ने समझा है और क्वेश्चन को स्किप किया है, वह स्टूडेंट्स, और ख़ास तौर पर उन्होंने स्किप करने के पश्चात पूरी एक तरीके से गैप लिया है और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का प्रयास किया है, तो वो थोड़े सेफ जोन में है। तो आपने पेपर दिया है, मुझे नहीं पता कि किस किस स्टूडेंट्स ने दिया है, और बताइएगा चेक करके। और ये जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसके आंसर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये आंसर मैंने स्वयं इस पेपर को एनालिसिस किया है, ठीक है, और देखा है, समझा है, जो मेरा पठन पाठन का तरीका रहा है। ख़ास तौर पर मैंने आपके साथ टेस्ट सीरीज कई दिखाई और यूपीएससी के स्वयं पीवाईक्यू भी आपके साथ में शेयर किए, तो उन सारे विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर आप देखोगे देना अपने आप में एक चुनौती होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दिया जा सके। तो चलिए, समय ना गवाते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ये सीरीज़ जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, सीरीज़ आपकी ये है, ठीक है। आइए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पेपर में परिच्छेद पर आपसे डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर जो आपको निशान दिख रहे हैं इस पे लगे हुए, ठीक है, जो भी आपको दिखेंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स का हमने लिया है, तो हम ना उसका नाम उजागर करेंगे जिस भी स्टूडेंट्स का लिया है, बट मैं आपको बता दूं, इस पर जो लगे हुए निशान हैं, ठीक है, आप उसको करेक्ट नहीं मानेंगे। पहली बात, जो हम आपको बताएंगे, चाहे बेसिकली हम इस पर टिक लगाएं, वो करेक्ट आप मान के चलेंगे, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ठाक मेरा अनुभव भी रहा है यूपीएससी के प्रीलिम्स का, और इसके आप देखोगे टेस्ट सीरीज़ का भी, और ख़ास तौर पर लास्ट 10 ईयर्स के जो इसके क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनका भी एनालिसिस का। तो आइए देखते हैं।
पहले परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए परिच्छेद क्या है, सीधे चलते हैं परिच्छेद की तरफ इस समय, क्योंकि समझाने वाली बात नहीं है, आपको आंसर मिलाना है। आइए देखिए परिच्छेद में कह रहे हैं आपसे कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भारत के लिए अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभावना, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। मतलब कि कह रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है और जैव विविधता के संरक्षण की बात करें, जो वाणिज्यिक संभाव्यता है उसके साथ में क्या हो रहा है, जो आजीविकाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो या अनिवार्य संरक्षण के लिए ही हो, इसके बीच परस्पर विरोध है। मतलब कि अगर आप पर्यावरण का, पारिस्थितिकी तंत्र का किसी तरीके से यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध भी दिखाई देता है। वाणिज्यिक दोहन के फलस्वरूप होने वाले वनों उन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़, गाद बनने जैसी समस्याएं और सूक्ष्म जलवायु अस्थिरता जैसी अप्रत्यक्ष हानियां होंगी। मतलब कि इससे क्लाइमेट से जुड़ा हुआ इशू भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, विकासशील देशों में, अब इन्होंने देखो क्या कहा आगे, विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि आने की संभावना है, ये परस्पर विरोधी परिस्थितियां खास तौर पर विकट हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा बता रहे हैं कि वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि होने की संभावना है। अगर आप वाणिज्यिक दोहन करोगे तो ग्रोथ होगी, मतलब कि जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन इससे परस्पर विरोधी भी आपको परिस्थितियां दिखाई दे सकती हैं। आइए देखिए पूछा क्या था, पहला क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये कह रहे हैं महत्वपूर्ण संदेश है। पहला, जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होते हैं तो वे जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, विरोधी की बात कर रहा है तो आवश्यक नहीं है, मतलब कि आवश्यक है, तो ये तो है नहीं। दूसरे में कह रहे हैं वनों का वाणिज्यिक दोहन वनों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकार। देखो बेटा, इसमें कहीं भी मूल अधिकार की बात नहीं की गई है, तो ये भी गलत है। आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोध और संतुलन होता है, जिस पे संतुलन होता है। तो देखो अभी इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसा होगा। डी में कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्रों का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पहले आपका क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इन्होंने क्या किया यूपीएससी ने इस बार बेटा कि जो इन्होंने जो पैसेज दिए हैं आपको, एक इस पर क्वेश्चन दिया है, फिर दूसरे पे आपको पूर्व धारणा भी पूछी गई है। पहले में कह रहे हैं किसी देश को राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। उसने साफ तौर पर कहा था कि उसमें आवश्यकता, अगर आप वाणिज्यिक दोहन करोगे तो उससे आर्थिक विकास होगा, तो ये बात गलत है। संसाधनों से समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देश के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण को रोका जा सके। नहीं, ऐसी बात नहीं की गई है कि समृद्ध देशों की बात ऐसी नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर इसमें दोनों आप देखोगे गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिच्छेद सेकंड। नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास से यह सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रवण वक्र है, अर्थात जितना अधिक उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर किफ़ायतों और कार्यकलापों से सीखने फलस्वरूप लागत उतनी तेजी से गिरती है। प्रतिष्ठानों का हरित नवप्रवर्तन मार्ग आश्रित है। कोई प्रतिष्ठान इसे जितना अधिक करता है उसके भविष्य में करने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। इसका मतलब सबसे प्रबल साक्ष्य है सौर ऊर्जा की कीमतों में भारी गिरावट, जो 2010 के दशक के पूर्व अनुमानों को बराबर झुटलाते हुए लगभग 90% सस्ती हो गई है। शीघ्र प्रारंभ किए गए क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। आगे कह रहे हैं कि उसने उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित हरित निवेश के लाभों को उठाने का अवसर मिलता है। विलंब से किया जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। आइए देखते हैं
तीसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया आपसे क्या, केंद्रीय विचार। अब देखो बेटा, जो केंद्र विचार की बात की गई है, कह रहे हैं पहले में कि हरित संवर्धन की ओर अंतरण को बड़े पैमाने पर किफायती अति आवश्यक है। जब मैंने आपको बेटा पैसेज करवाए थे, याद कीजिए, तो मैंने कहा था शब्दावली, मैंने कहा था आपसे जिस भी स्टूडेंट्स ने शब्दावली पर काम कर लिया वो पैसेज सही करेगा। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है ऑफकोर्स। आधुनिक प्रौद्योगिकी है प्रगति मार्ग आश्रित नवप्रवर्तन रूप से गहन, नहीं, ये बात ही नहीं की गई है। वृहद अर्थव्यवस्था वाले देशों में हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बेहतर स्थितियां होती हैं, ये भी गलत है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और इसकी बात इस पैसेज में की भी गई है। तो इसका तीसरे का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है जिसका भी ये पेपर है उसने बड़ा ही अच्छा किया है, मतलब कि उनको ये पैसेज वगैरह बड़े अच्छे आते हैं। पूछा गया आपसे पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। देखो, पहला, भारत जैसे देश में मांग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्ध और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है बेटा इसमें कि लोक वित्त को वो लाभ पहुंचाने का काम करें, तो यहाँ पर आप देखोगे पहला भी गलत है। दूसरा, यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकियां उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ, तो सर्वाधिक संभावना है कि हरित अंतरण सरल हो। देखो, सर्वाधिक संभावना पैसेज में बेटा केवल, सभी, सर्वाधिक, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि सर्वाधिक संभावना ऐसी होगी, भाई नहीं भी हो सकती है। तो आप देखोगे दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, देखो मैथ क्या है, वो मैथ नहीं पूछा है जो पूछता था यूपीएससी। इस बार क्या क्या है बेटा, उन्होंने मैथ को ही बदल दिया है। जरा समझो, कोई घनपूर्ण संख्या n इस प्रकार, इसे n बराबर p प्लस क्यू प्लस r के रूप में है, जहाँ p, q और r n के विभिन्न गुणनखंड हैं। व्यक्त किया जा सकता है कि 50 से कम कितनी संख्याओं में यह गुणनखंड है। वीडियो को पॉज करें, आप भी कर सकते हैं। आइए देखिए, ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं। मैं मान लूँ कि NP, मानो कि n का मान मैंने कहा 6 है, तो 6 बराबर क्या हो सकता है, मैं कहूँगा 1 + 2 + 3, 6 हो गया। मैंने कहा n का मान मान लूँ 12, अगर 6 का मैं मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो 12 ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर हमने 12 लिया तो कितना आएगा, 6 + 4, 6 4 10 और 2 12। फिर उसके बाद मैं कहूँ आपसे 6 दूनी 12, 18 अगर हम ले लें तो 9 + 6 + 3, अब भी इतना ही हो गया 18। उसके बाद अगर हम 24 ले लें तो ये आ जाएगा आपका 12 + 8 + 4, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे अगर हम 30 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 15 + 10 + और 5, ठीक है, 30 हो जाएगा। और भी अगर हम देखें तो एक 36 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो 36 लेंगे तो यहाँ पर बेटा 18 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो पी का मान है, फिर क्यू की जगह हम क्या लेंगे, 12 ले लेंगे और फिर उसकी जगह 6 ले लेंगे, तो 18 दूनी 36, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मान होंगे, यहाँ पर आपके इतने मान देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 हो गए। अभी देखो और भी मान आएंगे इसमें, 6 तो ये हो गए। 6 के साथ साथ अगर हम देखें और क्या ले सकते हैं, हम कहें आपसे अगर 42 ले लें तो 42 बराबर क्या है, आप देखोगे 21 + 14 + 7, तो ये हो जाएगा 42। उसके बाद अगर हम देखें अगर 48 ले लें तो ये हो जाएगा 24 + 16 + 8, तो ये अगर हम देखें तो 8 इसमें आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चे, 8 आपका आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर बेटा देखो ए सीरीज का है और इसमें थोड़ा सा काट फिट किया है स्टूडेंट्स ने, जो भी पेपर दिया है। होता है भाई, होता है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं काट फिट, उनको इसके मतलब नहीं है पेपर सोल्व होगा नहीं होगा, नहीं, उनको मतलब है कि हमने उसमें बेटर परफॉर्म किया या नहीं। आइए देखिए क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं आपसे कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ने लिखी हैं 1 2 3 5 7, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। और प्रत्येक 20 से कम है। अच्छा, प्रत्येक 20 से कम है, तो देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल 17 और 19, गुड, करने का प्रयास तो किया है बिल्कुल स्टूडेंट्स ने।
और इस प्रकार इन्होंने कहा कि P माइनस क्यू बराबर Q माइनस आर है। तो पूछा है P प्लस Q प्लस R ऐसे कितने मान संभव मिलते हैं। ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन आप देखोगे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं। कैसे क्वेश्चन हैं? सभी क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है। तो ऐसी कितनी संभावित संख्याएं इसमें होंगी अगर आप देखें तो इसमें जैसे अगर मैं कहूँ आपसे तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 11 ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें 11 ले सकते हैं, ठीक है, ये 3 संख्या तो हम ले सकते हैं ना, ठीक है। इसको अगर हम इसमें से घटाएं तो कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर भी आप देखो 4 आएगा, बिल्कुल। तो ये एक तो ये हो जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे 5 ले लेंगे, 11 ले लेंगे और 17 ले लेंगे। यहाँ पर देखो कितना आएगा? 6 आना चाहिए, और यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। यदि आप इस तरीके से इसमें निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसमें ऐसे 4 इसके नंबर होंगे, ऐसे मान आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा नेक्स्ट। ये कह रहे हैं आपसे 7 नंबर का, P प्लस Q प्लस R के कितने संभव मान है। अब बताओ जो मैथ वाला बच्चा वो फंसेगा कि नहीं? बिल्कुल ऑफकोर्स वो फंसेगा ही फंसेगा इसमें, क्योंकि उसमें लगातार आपसे मान पूछ रहा है और कह रहा है कि P 1/P प्लस 1/Q प्लस R 1/R बराबर 1 है को जहाँ P Q R घन पूर्णांक संख्याएं हैं संतुष्ट करते हुए उनका भिन्न होना आवश्यक नहीं है। अब देखो उनका भिन्न होना आवश्यक नहीं मतलब कि सेम भी हो सकते हैं वो, ठीक है। इसने कह दिया कि उनका भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे मैं कहूँ 1/3 भी तो हो सकता है, 1/3 भी तो हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, क्योंकि हम सैमलर ले सकते हैं। बोलो हाँ, हम सैमलर ले सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/4, सॉरी 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 ले लिया हमने, 4 ले लेंगे प्लस 1/4 ले लेंगे। उसके साथ साथ अगर हम देखें 1/3 भी तो लेकर के हम क्या कर सकते हैं 1/6 ले लेंगे प्लस 1/6 ले लेंगे। तो ऐसे आपके समक्ष जो मान देखने के मिलेंगे तो इसमें 3 मान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब कि बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित अनुक्रम आपसे पूछा गया है, x और y के स्थान पर क्या आता है। देखो x और y के स्थान पर क्या आता है ये आपसे पूछा गया है। अब देखो जिस स्टूडेंट ने किया, मैंने कहा ना उसने पेपर को बहुत ही अच्छे वे में किया है। अब देखो यहाँ पर जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, अब ये x यहाँ पर हमें बताना है, सॉरी मार्च है, अक्टूबर है, फिर इसका हमें बताना है और फिर दिसंबर बताना है। देखो बच्चे हुआ क्या है इसमें जो है मेथड्स अगर हम देखें तो जनवरी में कितने होते हैं? 31 होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो शेषफल अगर हम देखें 7 चौक 28 कितना आता है? 7 चौक 28 होते हैं ना, तो 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा और 7 चौक 28 2 बचेगा। अब देखो मार्च में 31 का होता है मार्च, 7 चौक 28 3 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा। और सितंबर की बात कर लें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 का होता है। अब देखो बेटा यहाँ पर 30 का होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी 31, ये भी 31, ये भी 31, ये भी 31, कितने हो गए? 31 के 4 हो गए। तो 4, अब 4 ही आपके क्या होना चाहिए? 30 के होने चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें इसमें जो आएगा ये बिल्कुल राइट आंसर है कि जुलाई और अप्रैल आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई बेटा किसकी होती है? 31 की होती है, ठीक है। और जो अप्रैल होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 31 का, ये 30 या 29 का हो सकता है, 28 और 29 का, 31 फिर 31 और फिर 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखो ये अब 30 का आ जाएगा, बिल्कुल ये सब बात सही है। तो राइट आंसर इसमें बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसी तरीके से किया जाना था। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दें। देखिए ये कह रहे हैं आपसे, ये पूछा गया है कि टीम एक्स ने 20 ओवर में कुल n रन बनाए। कितने ओवर में? 20 ओवर में उसने कितने रन बनाए हैं? कुल n रन बना है, ठीक। वहीं टीम y ने 10% आप देखोगे 10% कम ओवर में के बराबर स्कोर बनाया। 10% कम मतलब कि अगर हम देखें 20 का 10% अगर हम निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 18 आ जाएगा। 2 ही का ना 2, तो 20 में से आपको 2 माइनस कर देना है तो कितना? 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई का औसत रन दर आप देखोगे 50 से अधिक था। कितने से अधिक था?
50 से अधिक स्कोर था तो 12 ओवर के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया? 12 के। इसका 18, ये x का है बच्चे, ये y का है और ये z का है। ठीक है, अब इन्होंने कहा लास्ट में कि 50 से अधिक हो गया। तो देखो जैसे अगर आप ऑप्शंस को भी लें, इसमें अगर आप ऑप्शंस वाइज जाएँ तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मानो कि अगर आपने लिया 72, सबसे छोटा ले लेते हैं, 72 आपने लिया तो आप 72 निकालेंगे, 20 ओवर में कितना आएगा? तो इसको काटोगे आप, 3 दूनी 6 और कितना बचा? 1 बचा, 3 चौक 12, तो 3.4 आ रहा है समथिंग, 3 पॉइंट यही आ रहा ना, सॉरी 6 आएगा, 6 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा, 2 3 6 और फिर हाँ 12 हो जाएगा, तो 3.6 आ रहा है। अब 3.6 का अगर आप 18 भी करोगे तो बेटा, तो यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है पॉइंटों में आएगा, मतलब कि और पॉइंटों में इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए आप देखोगे ऑप्शन से इसको किया जा सकता था। ठीक है, अब देखो जब आप कहोगे कि सर 72 नहीं आ रहा, फिर ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसको निर्धारित ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा। ये कह रहे हैं किसी वस्तु की कीमत P पहले K% बढ़ाई गई, फिर K% आप देखोगे घटाई गई, फिर K% बढ़ाई गई और फिर K% घटाएगी। देखो बड़ा इजी सा है, इजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये समझने के ऊपर आपके डिपेंड करता है। माना कि मैंने 10% था कि 100, पहले क्या कह रहे हैं आपसे? पहले 10% बढ़ाएगी, मतलब कि मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने उसको 10% माना है कि भाई K का मान जो मान लिया मैंने वो 10% मान लिया, तो पहले K का, अब पहले में कह रहे हैं K% बढ़ाएगी तो 110 हो गई, इंटू फिर K% घटाएगी मतलब कि 90 हो गई, इंटू फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? K% घटाएगी फिर K% बढ़ाएगी तो 110 अपॉन 100 और फिर K% घटाएगी, यही होगा? अरे बोलो हाँ। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। तो आप देखोगे इधर हो जाएगा 11×99 इंटू और 11×99 अपॉन 100, यही आएगा? अरे बोलो हाँ, यही आएगा कि नहीं बोलो? अब यदि आपसे पूछे तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसका मान कर दोगे, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 10 हमने माना था 10 की पावर, और देखो यहाँ पर क्या बेटा कि जब मैंने 100 माना था, ठीक है, कितना माना था हमने? 100 हमने लिया है यहाँ पे, और मैं कहूँ आपसे ब्रैकेट में P का मान हमने 100 मान लिया, P का मान 100 मान लिया, और ब्रैकेट में ये कह रहे हैं 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब होता है कि इसके पीछे 4 जीरो लगे होंगे, और यदि K की पावर हमने कितनी मानी है? 2 मानी है, मतलब कि 10 मानी है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसका भी स्क्वायर। तो यदि आप जब इसको सोल्व करोगे तो फिर यहाँ पर क्यों और इंटू 10 की पावर 8 बिल्कुल आ जाना चाहिए, तो इसका आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो, बाकी का नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परिच्छेद की तरफ। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप उसको ऑब्जर्व करें। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर विभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करता है, किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग हैं जो उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत सूखे जिलों को परिवर्तित मानसून वर्षा के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अन्य चुनौतियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत और अपतटीय क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शांति को कम करने में लाने के लिए बड़े सुयोग उपलब्ध हैं। इन विभिन्न परिप्रेक्ष्य पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, मतलब कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है कैसे है और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से दिखता है, उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं स्टेट, वो सभी में दिखाया गया है। तटवर्ती क्षेत्रों से लगा के सब में व्यावहारिक संदेश आपसे पूछा बेटा। देखो पहले में जलवायु परिवर्तन का सामना या प्रबंधन करने के लिए न्यूनीकरण करना और अनुकूलन कार्य नीतियाँ अपनाना अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। नहीं, देखो प्रत्येक राज्य, ये बात तो कहीं भी नहीं की गई है इसमें ऐसा। भारत इतना विविधतापूर्ण है कि उसमें
उसके लिए जलवायु परिवर्तन का समान मतलब कि सामना या प्रबंधन करने के लिए कोई प्रभावकारी कार्यनीति कार्यक्रम क्रियान्वित करना कठिन है। नहीं, ये भी बात नहीं है, और भारत में होते नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखोगे भारत की स्थिति बेसिकली सुमेध है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। जलवायु कार्रवाई योजना कार्यान्वित करना और निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित कर पाना मूल, आप देखोगे ये मूल केंद्र सरकार का नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। भारत के लिए राज्य क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। यही बात इसमें सही बात बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर इनको सबको क्या है, एक साथ भी लेकर के आने का प्रयास किया जाता है। तो ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट 12वां नंबर है आपका क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि इस परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिलता है एक पूर्व धारणा का, और पूर्व धारणा के क्वेश्चन कई बार आपके गलत भी देखे जाते हैं। ठीक है, बोलो हाँ। देखिए, हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यनीतियों के साथ सहबद्ध संगठित किया जा सकता है। बात एकदम सही है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि भी सुभेद्यता है, तटीय क्षेत्रों का अलग है, आंतरिक क्षेत्रों का अलग है, पर्वतीय क्षेत्रों का अलग है। दूसरे में कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है, और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आप देखोगे गंभीर आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो क्या ये बात हो जाएगी सही? बताओ, जलवायु परिवर्तन पूर्व धारणा में बारे में बताओ क्या राइट आंसर आएगा इसका। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें पहला भी स्टेटमेंट गलत है कि हरित उत्पादन हरित जो आपकी ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यनीतियों के साथ सहबद्ध संगठित किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं की गई इसमें। जलवायु परिवर्तन के प्रभावी तटीय, देखो केवल इसमें ही नहीं है, अधिक गंभीर तो आंतरिक क्षेत्र भी है, तटवर्ती क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। मतलब कि इसका जो राइट आंसर आएगा ए नहीं आएगा बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परिचित का। यदि सामाजिक असमानता भारत में प्रतिबिंब रूप से महसूस की गई और सामाजिक समस्या और असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है। देखो, यहाँ पे खास तौर पर कहा गया है कि सामाजिक जो असमानता है, ठीक है, भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या, जो कि सामाजिक असमानता वो सामाजिक समस्या है। तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या कौन? असुरक्षा, गरीबी से भी ज़्यादा। जो लोग शासकीय गरीब रेखा के नीचे हैं और उनके अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा के ठीक ठीक ऊपर हैं, वो भी इसमें आर्थिक समस्या आते हैं जो असुरक्षित हैं। अनेक प्रकार की संपत्ति अथवा स्वास्थ्य जोखिम बाजार में घट बढ़ रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित है। अनेक सरकारी नीतियां इसका लक्ष्य वास्तव में इन असुरक्षाओं को न्यूनीकरण है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 13 नंबर का आंसर पूछा क्या है, संदेश। ठीक है, अब देखो जब पूछा नंबर आपसे संदेश है, तो आइए इसको जरा समझ लेते हैं। पहले मैं कह रहे हैं आपसे ऑप्शंस में कि भारत की राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें कहीं शब्द ही नहीं कहा गया है, तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसको छोड़ो। भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता और असुरक्षा का प्राथमिक कारण नहीं, केवल यही थोड़ा ही नहीं है भाई, गरीबी इसका ये थोड़ा ही नहीं है। अनटचबिलिटी, आप गरीबी को कम करके क्या समाज में आप देखोगे असमानता को कम कर सकते हैं। फिर तो और भी अमीरी और गरीबी की असमानता, क्या अमेरिका में इतना डेवलप होने के पश्चात आप मुझे बताओ क्या वहाँ पर असमानता है या ख़त्म हो गई है? आज भी कोई ज़्यादा अमीर तो कोई गरीब, तो इसके स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, बट ये असमानता रहती है। गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़े हैं कि वे भारत के लिए अनियंत्रित संकट प्रस्तुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। डी इसमें सही आ जाएगा, क्योंकि असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर है और मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दा जिसका सरकारी नीतियों द्वारा स्वयं निराकरण किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व धारणाएं आपसे पूछी हैं। पहला, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। देखो, बात तो ये कही गई है कि भाई उनकी भी जो स्थिति है वो भी आप देखोगे ऐसी दिखाई पड़ती है। दूसरे में कह रहे हैं गरीबी के उन्मूलन के फलस्वरूप
देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि भाई समाज के अंदर आप गरीबी को कम कर दें या असमानता को कम कर दें तो उससे शांति होगी। भाई युद्ध भी भड़क सकता है ना, दूसरा पक्ष विरोध भी कर सकता है ना। तो पहला इसमें सही आएगा, दूसरा इसमें गलत है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये घन घनाभ वाला क्वेश्चन है। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन है तो टफ और डिफ़िकल्टी, लेकिन फिर भी करने का प्रयास करते हैं। देखो ये कह रहे हैं एक ठोस घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया है, तब इस घन को 60 छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि कम से कम बार काटा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो पहले कह रहे हैं कि इस घन को 9 बराबर काटा गया, मतलब कि न्यूनतम 9 बार काटा गया। अब देखो यहाँ पर घन हम इधर शो कर देते हैं एक, आप जरा इसको समझें, ठीक है। ये एक घन है, इसको क्या कह रहे हैं कि 60 किंतु छोटे छोटे 9 बराबर भागों में काटा गया है। मुझे एक बात बताओ बेटा, यदि आप इसको 9 बराबर भागों में काटोगे और ये फिर कह रहे हैं कि उन टुकड़ों, अब देखो 9 बराबर भागों में कैसे काट सकते हो आप, मुझे बताओ कैसे काट सकते हो। तो अगर आप इसमें 5 अगर बना लें, जैसे 1 सेकेंड, अगर जैसे आप इसमें बना लें 1 2 3 4, 5 हो गए ये इसी में है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी 5 हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक है यहाँ से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, और ये हो जाएगा यहाँ 1 2 3 इस तरीके से 5, ठीक है, हो गया इसमें भी 5। इन सब के अलावा अगर हम देखें तो फिर इसके बाद इधर ऊपर वाला, ठीक है, कितने लेंगे, यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं, सामने का 1 2 3, एक और आएगा इसमें 4, यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो वैसे ही यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे, बिल्कुल सेम, फिर इसको ऐसे ही काटना पड़ेगा, समझे। तो जब आप इसको काटोगे बेटा तो यहाँ पर आप देखोगे 9 में आप काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं तो देखो 1 2 3 और 3 दिया 9, तो 3 इसमें हो गया, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, बिल्कुल होगा, तो पहला सही है। उन छोटे टुकड़ों को जिनकी कोई फलक रंगीन नहीं है, तो बेटा जिनकी कोई रंगीन नहीं है तो देखो ये बीच वाले हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो बेटा देखो 3 कम 3 3 दूनी 6, तो इसमें कितने होंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, तो ये भी सही है, मतलब कि दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें दोनों आ जाएंगे अगर इसको आप 60 छोटे बड़े घनों में काटोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको पहले फेरे में नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को आप पहले फेरे में नहीं कर सकते। तो देखो क्या है, तो देखो इसमें है क्या, जरा समझना। यहाँ पर कह रहे हैं 7 स्टार फिर बराबर 25 दे दिया, 12 स्टार 16 बराबर 20 दे दिया, और 16 स्टार 63 बराबर किसके है। देखो बेटा इसमें क्या करना था आपने, ये एक ट्रिपलेट है, क्या है, ये ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है, आप देखोगे 7 24 और 25 की ट्रिपलेट है, उसके बाद 12 16 20 की ट्रिपलेट है, 16 63 और यहाँ पर आ जाएगा 65, तो ये सब ट्रिपलेट है, तो इसका राइट आंसर 65 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जरा क्वेश्चन को समझिएगा। कच्चे तेल की कीमतों की बात यहाँ पर की जा रही है। ये कह रहे हैं आपसे कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गई। कितनी बढ़ी है, 10% उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। कीमत वृद्धि में
पहले पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर थी। कितने थी? 90 रुपये प्रति लीटर थी। कोई व्यक्ति प्रति माह आप देखोगे 2200 किलोमीटर की यात्रा करता और उसकी कार 16 किलोमीटर प्रति घंटे के माइलेज देती। यदि वह अपना खर्च पिछले स्तर पर बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी यात्रा में कितने किलोमीटर की कमी करनी चाहिए? तो कितने किलोमीटर की कमी करेगा? अब देखो बेटा, जब 10% वो बढ़ा रहा था तो मुझे बताओ कितना आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 1/11 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 1/11 आ जाएगा। गुड। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि 2200 किलोमीटर। अब देखो किसके बराबर है ये 2200? ये 2200 आपका इसके बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितने से वृद्धि किया बेटा? उसको कमी करनी चाहिए क्योंकि 1 इतना बड़ा है ना 10, तो आप कहोगे उसको 200 करनी चाहिए, मतलब कि 200। तो इसका राइट आंसर होगा 200 किलोमीटर की उसको कमी करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है। कोई आप देखोगे 4 अंकीय संख्या n इस प्रकार है, मतलब कि 3, 5, 6, 9 में से भाग देने पर क्रमशः, जैसे आपसे पूछे 3, 5, 6, 9, 1, 3, 4, 7, इन सबको घटा दो, भाग देने पर शेषफल रहता है। तो यहाँ पर आप देखो 2 आ रहा है, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, मतलब कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका 2 बच रहा है। ठीक है, शेषफल 2 रहता है। n का लघुत्तम मान क्या है? अब n का मान क्या होगा? देखो उसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, अगर आप इनसे भाग करोगे तो क्या होगा मुझे बताओ। 3, 5, 6, 9, इनका क्या हो सकता है? एलसीएम। आपकी निगाहों में इसका एलसीएम क्या हो सकता है? तो इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं आप? कितना ले सकते हैं? 90 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 90 आ जाएगा। अब देखो जब 90 इसका एलसीएम आ जाएगा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे 90 इसका एलसीएम आ जाएगा तो इसको ऐसी कौन सी संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूं जो ताकि ये क्या हो सके? 4 अंकों की संख्या बन सके। तो मैं कर देता हूं 9 से 9 पंजे 45 नहीं, 9 9 81, 9 दही 90 नहीं, 10 भी नहीं ले सकते, 11 11 99 नहीं, 12 ले सकते हैं। 12 नहीं 108 होता है। तो हम कह सकते हैं 90 इंटू 12, 12 प्लस 2 आएगा बेटा यहाँ पे। तो 12 निमा 108 प्लस 2, क्योंकि प्लस 2 हमें इसलिए करना पड़ेगा यदि आप, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना 4 अंकों की वह कौन सी n मतलब की संख्या इस प्रकार n, मतलब कि n इस प्रकार है कि अगर उस संख्या को आप इतने से विभाजित करोगे तो इतना शेषफल आएगा। तो बेटा कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 1082। तो इसका राइट आंसर 1082 इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप 1082 को बेटा आप अगर मान लीजिए 3 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। और यदि, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी। कुछ लड़के, कुछ बच्चे, सॉरी कुछ स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आप देखोगे सी बता रहे हैं। नहीं बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आप इसको समझें एक बार, ठीक है, वीडियो को पुनः ठीक से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। ये कह रहे हैं आपसे कि कौन सा सही पूछा है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं तो मान लो तो ये दे रखा है, तो बी सदा ई से बड़ा है, मतलब कि जो बी है ना वो सदा बड़ा है किससे? ई से। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहूँ आपसे, यहाँ पर ज़रा समझना इस चीज़ को कि उन्होंने कह दिया बी बड़ा है ई से। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ई, ई से बड़ा कौन है? ई से बड़ा कौन है? डी। अब देखो यहाँ पर जो सी है ना बेटा वो छोटा है किससे? डी से। डी से छोटा है। अब हमें नहीं पता कितना छोटा है, लेकिन इस सी से बड़ा है कौन? बी। तो हम इसका डायरेक्टली ये अनुभव नहीं बता सकते कि ये इससे हमेशा बड़ा होगा या नहीं, तो ये आपका गलत है। दूसरे में देखो ये कह रहे हैं तो एस सदा बी से कम है, मतलब कि एस जो है सदा बी से कम है। देखो बी बराबर किसके? यू के। और यू क्या है? या तो इससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा टी, और टी बराबर एस है, और एस बराबर या इससे बड़ा हो सकता है आर। पूछा किसका है? एस और बी का। तो देखो जा तो रहे हैं एस और बी तक, लेकिन यहाँ पर देखो ये इससे कितना छोटा होगा और कितना बड़ा होगा ये हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ये भी गलत है, तो दोनों गलत है, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। 20 नंबर।
ये कहना है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डेट डैश कितना है 999। उसमें पूछा है इकाई अंक क्या होगा। देखो बच्चे इसमें इजी था, अगर आप मुझे बताओ 1 3 5 7 9 इतना ही रहने दो, मैं आपका करवाऊँ ये कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन आवर में तो कितनी आ जाएगी 3 ही आएगा। 3 का 5 से करा दूँ तो 5 से 15, फिर यूनिट डिजिट 5 आ गया। 7 से करो 5 सत्ते 35, फिर से 5 आ गया। 5 नम 45, फिर से 5 आ गया। मतलब कि अगर आप इसको 999 तक भी करोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन परिच्छेद का है, पढ़िएगा। स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकताओं में से एक रही है। देखो कृषि क्षेत्र क्या है स्वतंत्र भारत में निराशाजनक रही है, क्यों रही है उसके बारे में ये चर्चा करेंगे सारी चीज़ें, कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ। मतलब कि स्वतंत्र तो हम हुए लेकिन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें सुधार नहीं हुआ अपेक्षाकृत किसके, अन्य गैर कृषि क्षेत्र के। कृषि के लिए उच्चतम, ठीक है, उच्चतम दशकीय समृद्धि जिसमें चक्रवृद्धि वार्षिक दर से या CAGR 1980 के दशक में मात्र 3.5% रही है। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में एक अच्छा उछाल आया, तथापि उसके उपरांत कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा। क्या बना रहा, अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा। यहाँ गैर कृषि समृद्धि के जो 1980 और से 2000 तक के दशक में लगातार बढ़ती रही है, ठीक विपरीत एक सुस्पष्ट विषमताएं दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें पूछ रहे हैं आपसे कौन सा सही है। पहला 21 में आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से पहुँचता है, यही बात तो कही गई है उसमें। फिर भी देखते हैं अन्य में भी। भारत के लिए हरित क्रांति, देखो यहाँ पर हरित क्रांति शब्द की बात की गई नहीं है। ये भारत यांत्रिकी और आधुनिक कृषि को अनुकूलित करने में अन्य देशों से पिछड़ गया, नहीं ये भी बात नहीं की, कंपेयर थोड़ा ही नहीं करवा रहा है वो इस चीज़ की। गाँव से शहरों की, नहीं ये भी वाली बात की गई। तो इसमें देखो ये तीनों गलत हैं, आपका BB CB D भी गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पैसेज में क्या है ना, आपको बेटा इसमें जो जब भी आप पैसेज के क्वेश्चन करते हो तो गलत छांटो, इसमें सही ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते हुए अंतर को निम्नलिखित में से किसके या किन के द्वारा रोका या कम किया जा सकता है। मतलब कि ऐसी कौन कौन सी हमें विधियों को अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम इसके अंतर को कम कर सकते हैं। पहला, बड़े पैमाने पर, एक्सट्रीम शब्द है पहली बात तो, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि और लाभप्रद नगर, नहीं कॉरपोरेट कृषि की यहाँ पर बात नहीं की गई है कि ऐसा करो, बल्कि उनको सहयोग करने का प्रयास करो। आप उसमें बढ़ाओ तो सही, लेकिन ऐसे थोड़ा ही नहीं बढ़ेगा। सभी फसलों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना, देखो ये गलत ही बकवास बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों बातें गलत है, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट परिच्छेद है आपका, हमारे देश में हथकरघरों को परंपराओं का सातत्व सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ से परंपरा मिलती रहती है। यह विचार लोक नीति निर्माण का भाग बन गया है और राज्यों को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। किंतु आज एकल रैखिक सतत्व के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सांस्कृतिक परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है कि इनसे बड़े वर्गों की पहचान और इतिहास निर्गमित हुए हैं, कम की गई और कभी कभी वालत दवाई गई पहचानें इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस प्रतिष्ठ पथ के सम्मुख जब हथकरघों को पारंपरिक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग उसकी उपेक्षा करना पसंद करता है, ठीक है, तो क्या करता है, उसकी उपेक्षा करना पसंद करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। पहले में कह रहे हैं कि हथकरघा उद्योग को, क्योंकि पूछा गया संदेश विवेकपूर्ण,
हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक आप देखोगे विरासत के पर्यवेक्षण से संबंधित सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। दूसरे में कह रहे हैं कि हथकरघा उद्योग को राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार फल और प्राचीन आप देखोगे परीक्षण सुनिश्चित होगा। ये गलत है। हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयों का आधुनिकीकरण कर आर्थिक रूप से उनको लाभप्रद संगठित उद्योग बनाया जाना चाहिए। नहीं, ये भी बात नहीं की गई उसमें। हथकरघा उत्पाद मतलब मशीन निर्मित, नहीं, ये भी बात यहाँ पर नहीं है। तो देखो ये भी गलत हो गया, बी सी डी दोनों गलत है, तो तीनों गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। क्या पूछा है आपसे? पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। हथकरघा, ठीक है, पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि हथकरघा क्षेत्र में राज्य को किसी भी रूप में अंतर्ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी तो आजकल ये लोक नीतियों का भी आप देखोगे एक भाग बन गया है। उसकी नीतियों को एक केंद्र में रखने का प्रयास किया जाता है। तेजी से बदलते हुए आधुनिक विश्व में हथकरघा उत्पाद अब पसंदीदा और आकर्षण नहीं रह गए। ये तो बकवास कर रहा है, ऐसी बात ही नहीं की गई। तो वेद पूछा आपसे, दोनों बातें यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भाई जिसने भी ये पेपर किया है ना, उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया है बंदे का। उसने बहुत ही अच्छे वे में इसको किया, पेपर को समझ के किया है, मतलब कि उसका बहुत अच्छा है ये एरिया। प्रथम आप देखोगे घन पूर्णांक संख्याओं पर विचार कीजिए। उनमें से कितनी 2, 3, 5, 7 और 9 में से किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। मतलब कि किसी भी एक से ये विभाज्य नहीं है। ये पूछा गया आपसे, बताइएगा। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे में क्या करना है आपको, प्रथम 100 घन पूर्णांक संख्याएं आपको बतानी है बेटा। जब आप प्रथम 100 घन पूर्णांक संख्या बताओगे, मुझे बताओ इसमें से देखो अगर आप इसको विभाजित करो, अगर मैं कहूँ 23 को, देखो 20 भी आपका विभाजित हो रहा है दी गई संख्याओं में, 21 भी, 22 भी, लेकिन ऐसी एक संख्या मात्र 23 है जो इनसे विभाजित नहीं होती है। और यही पूछा है उसने। देखो ये भी नहीं हो रहा है 23, 22 भी नहीं हो रहा है, 5 भी से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है और 9 से भी नहीं हो रहा है। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। अब यहाँ पर कुछ आपको दे के रखा है और पूछा गया है महत्तम। देखिए ये क्या कह रहे हैं आपसे कि जो 4 है ना, वो 4 क्या हो सकता है, x के आप देखोगे बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। वही जो x है ना, वो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है 8 के। फिर उसके बाद कह रहे हैं और बाई जो 2 है वो क्या है, वो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है बाई के, और बाई क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है 7 के। तो इसलिए कह रहे हैं कि x प्लस बाई के महत्तम का x माइनस बाई के न्यूनतम अनुपात से क्या है। देखो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है कि आपको अनुपात बनाना है, रेशियो बनाना है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें इसको, तो मैं कहूँ आपसे, मानो कि बच्चे ये 4 है और फिर मैं कहूँ 5 है और 6, 7, 8 में ले सकता हूँ। वहीं अगर हम देखें इसमें, क्योंकि योग कर रहा है, फैक्टर की बात कर रहा है, तो हम 3 कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ यदि x प्लस बाई की हम बात कर लें तो सबसे अधिक क्या हो सकता है, महत्तम मान, एलसीएम यही तो हो सकता है भाई। 7 दूनी 14 और सॉरी 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 मतलब कि 15, एक ये हो सकता है। और यदि सबसे कम की बात कर लें तो देखो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी तो हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 6 और 6 0 भी तो हो जाएगा। तो अगर हम 1 ले लें तो शायद इसका आंसर बेटर आ सके, इसलिए अगर हम इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जरा समझना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे ने देखो बनाया भी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है, तारीफ काबिल रहा है ये, जो भी जिसका भी पेपर है। मान लीजिए P और K 2 अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि P की पावर आप देखोगे 2 स्क्वायर प्लस K भी एक अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 11 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, ठीक है। अब आप 20 नहीं ले सकते, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 आप ले सकते हैं, ठीक है। 24 नहीं ले सकते, 25, 26, 27, 28 नहीं, 29 आप ले सकते हैं, इतना। फिर उसने कहा है कि ये भी एक अभाज्य संख्या। जैसे मैं कहूँ आपसे P का मान मानो 1 रख लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस K का मान अगर मैंने क्या रखा, K का मान मैंने 2 रखा, तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इससे तो कम ही है, बिल्कुल 3 आ जाएगा।
उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे कि मानो कि इसका मान मैंने 2 रखा और 2 की पावर 2 और मैंने यहाँ पर 3 रख लिया, तो के का मान तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फिर से 2 के स्क्वायर रख लेते हैं, प्लस हम कर देते हैं इसमें कितना 7, तो 2 दूनी 4 और 7 होते हैं कितना 11 हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलो फिर से 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलो फिर से हम 2 का स्क्वायर कर लें और प्लस 13 करके देखें तो क्या आएगा, तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 13, 2 दूनी 4 और 13 कितना आ जाएगा 17, तो 17 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, तो बेटा इसमें कितने आएंगे 5 आ जाएंगे, ठीक है, कितने आ जाएंगे इसमें 5 आ जाएंगे, क्योंकि इससे किससे कम रहना है आपका 30 से भी तो कम रहना है। तो राइट आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 28। संख्याओं के n समुच्चय, मतलब कि n समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप पेयर की बात यहाँ पर की जा रही है। और क्या बोला है, देखो संख्याओं के एक n समुच्चय जिसमें से प्रति एक के केवल 3 घन पूर्णांक है। अब देखो 3 घन पूर्णांक क्या हो सकते हैं, मैं कहूँ 7 भी हो सकता है, मान लीजिए 11 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, ठीक है। पूछा गया है कि जिनका एलसीएम कितना है, देखो ये बड़ा इजी सा है, 4 वाला अक्षरों का दे दिया है, तो इनका एलसीएम कितना है 1001 है, तो HCF के बराबर, ठीक है, FCA 1 के बराबर, तो n का संभावित मान क्या है। तो यहाँ पर बेटा आपको ये बात समझनी है, तो जो इसके संभावित मान होंगे वो कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं बेटा, इसको बना सकते हो आप, तो 3 है, 3 फैक्टोरियल के हिसाब से आप बना देंगे इसको, तो 3 × 2 × 1, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके, तो आप कहोगे इसमें सर 6 आ जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल 6 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए PQR और 3 अंकों वाली संख्या P, बच्चे ने देखो बनाया है, मतलब कि आपसे कह रहा है PQR, ठीक है, फिर और 3 अंकों वाली संख्या PPT है, और संख्या PS 2 अंकों वाली संख्या जहां ये यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखो माइनस किसको कर रहा है, P और S को माइनस कर रहा है, और यहाँ पर आ रहा है PPT, ठीक है। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि Q का मान 3 दे दिया, चलो Q का मान 3 दे दिया, और इन्होंने कहा कि T की जो पॉसिबिलिटी है ना 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा है, यही पॉसिबिलिटी है। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहूँ R का मान, मैं इधर ले लेता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा R का मान अगर मैंने इस पर मान लो मैं R का मान अगर मैं क्या लूँ यहाँ पे ऐसा जो ये एकदम बहुत ही आसानी से और भी सरल भाषा में आपका इजी हो सके, ठीक है, और भी इजी हो सके, 29 है ना, सॉरी, तो और इजी हो सके। देखो मैंने कहा यहाँ पर 2 ले सकते हैं, R का मान मानो 2 ले लिया और 1 ले लिया, 1 S का मान ले लिया, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। कह सकते हो क्या, अरे बोलो हाँ, ऐसे कह सकते हो क्या, कह सकते हो, नहीं, कैसे नहीं कह सकते। देखो मैंने कहा अगर S का मान देखो हम 3 ले ही नहीं सकते, तो मैंने इसको 4 ले लिया, मानो 4 लिया, तो 1 तो हम कम कर सकते हैं, तो 3 आ जाएगा, पहली ये बनेगी संभावना। दूसरे में हमने कहा कि मान लो कि अगर हमने 5 लिया, तो हम यहाँ पर 2 भी तो ले सकते, 3 नहीं ले सकते, तो फिर भी तो 1 ले सकते हैं, या हम फिर 3 भी तो ले सकते हैं, तो 2 आ जाना चाहिए था। मतलब कि जब आप इसको निकालोगे बेटा, तो जब आप इसको निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। और 3 कौन कौन सी संख्या होंगी, 2 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इस तरीके से इसमें से रख के निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराग्रह है ही नहीं। ये ए इसका आ जाएगा A B B फिर C C C, फिर उसके बाद में A B B C C C, फिर उसके बाद में A B B C C C। तो ये आपको देखना है कहाँ कहाँ पर है। तो A B है तो मतलब कि B आना चाहिए, तो देखो ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, या तो ये होगा तो B आएगा। फिर उसके बाद में आगे चल रहे हैं तो हम C आना चाहिए, तो C आ जाएगा। तो देखो B इसमें भी है, C इसमें भी है, यहाँ तक ये है। फिर आगे चलो तो यहाँ पर आप देखो बेटा, यहाँ पर A आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जो आना चाहिए A लास्ट में आनी चाहिए C।
तो देखो यही इसमें गड़बड़ है और राइट आंसर सी है। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेद को जरा पढ़िएगा। इस बार के यूपीएससी के जो परिच्छेद हैं हार्ड नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे सोचवाने वाले दिए हुए हैं। चलिए, दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति हमारी विशिष्टता हो गई है, किंतु समाज की नई मांगों और भविष्य के कार्य क्षेत्र के लिए समीक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन कार्यकलाप से सीखने, उसी उम्मीद पर बहुविद्या परिप्रेक्ष्य प्रश्न पूछने, तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने और चिंतन और सुव्यवस्था की उपेक्षा है। उच्च शिक्षा को या तो सरकारी नीतियों का मात्र अचूर या लोक मन स्थिति का निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। ठीक, उच्च शिक्षा प्राप्ति पूरी तौर पर यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, मतलब कि उच्च शिक्षा प्राप्ति का किस तरीके से हो, कैसे चिंतन किया जाए, ये विषय है, ना कि क्या चिंतन किया जाए। शिक्षण का पुनर्विष्कार आवश्यक है, तो किस पर चिंतन किया जाए ये आवश्यक है और कहाँ किया जाए ये नहीं। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्या पूछा है, एजुकेशन के बारे में ये चर्चा की गई है। देखो केंद्र विचार पूछा है, जो केंद्र विचार एजुकेशन ही होगा आपका। और यहाँ पर देखो पहला है कि भारत के पास अपने विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो ये गलत है। देश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के, देखो ये बात नहीं किया गया, इसके नियंत्रण होने चाहिए वगैरह वगैरह। उच्च शिक्षा हेतु कक्षा मतलब कि क्लासरूम उपकरण को हटा दिया जाना चाहिए, नहीं ये भी बात नहीं। शिक्षा कक्षा की पुनर्कल्पना और शिक्षण का पुनर्आविष्कार करना आवश्यक है, बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा सतत विकास होने वाला विषय है, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध किया जाना चाहिए, मतलब कि आप देखोगे पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है। क्या ऐसी बात इसमें की गई है कि उसको इस तरीके से आवश्यकता को आप देखोगे जताया जा रहा है, क्या ऐसा है? तो ये बात एकदम आप देखोगे यहाँ पर सही हो जाएगी। हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का विनिधान नहीं किया जाता, नहीं ये बात गलत है। ठीक है, किया जाता है अफकोर्स, आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड परिच्छेद पढ़िएगा। यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में असमानता है तो खाद्य उत्पादन और उपभोग में उससे भी अधिक असमानता है। बिल्कुल उत्पादन और उपभोग में असमानता है, ये बात तो सही है। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं उनका पशु उत्पादों का उपभोग बढ़ता जाता है, मतलब कि वो मांस वगैरह इस तरीके से खाना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ है कि दाना और फलियों जैसी मूलभूत खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो मनुष्य का सीधे भरण कर सकता था, इसके बजाय कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन और बड़े फर्म पशुओं के चारे में बदला जा रहा है। तथापि पादप आधारित आहार का मनुष्यों के लिए पशु आहार में से यह परिवर्तन आप देखोगे फलदायी होने से काफ़ी दूर है। बिल्कुल निगेटिविटी बता रहे हैं इन सब की। हमें कुक्कुटों को खाने से उन्हें खाई गई कैलोरी का केवल 16% आप देखोगे भाग वापस मिलता है। लिंडमैन का जो रूल है उसकी बात यहाँ पर की गई है। बड़े पशुओं में जिसे पशुवध से पहले उनमें वसा और प्रोटीन शामिल करने के लिए दाना खिलाया जाता है, कहते हैं ना बलि का बकरा ये बनेगा, इसको तैयार किया जा रहा है। यह परिवर्तन दम और कम होकर 5 से लेकर 7% रह जाती है, मतलब कि आप देखोगे ये जो है 5 से लेकर 7% तक चली जाती है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोटीन कम है जो कि मिलना चाहिए, जबकि दलहन हम नहीं ले रहे हैं। समृद्ध समाजों में अनाज आधारित खाद्य के उपभोग के बढ़ने के लिए लोक नीति का तत्काल आवश्यकता है। क्या ये बात कही गई है कि इसमें तत्काल आवश्यकता होनी चाहिए? नहीं ना। उत्पादन और उपभोग के आधार पर पशु आधारित खाद्य, अनाज पादप आधारित खाद्य काफ़ी कम फलदायी है, और ये बात इसमें कही गई है वो काफ़ी कम फलदायी है क्योंकि अगर बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए तो वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। पूर्व धारणाएं
प्रत्येक देश में खाद्य निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं को समाजों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उससे संगत रूप से रखना चाहिए। क्या ये बात कही गई है? बोलो हाँ। क्या ये बात कही गई? नहीं, ये बात नहीं की गई। समृद्ध समाज में अपने कृषि उत्पादकों के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों और कैलोरियों में भी भारी हानि उठाने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल ये बात सही है, तो भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका n का महत्तम मान क्या है होगा, और इस प्रकार साथ ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बताइए, एक दो क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दूंगा जिसका आंसर आप भी दें। देखिए यहाँ पर है क्या बच्चे, जब आप इसको क्या है ना, जैसे इसमें पूछा है n की पावर पूछा है ना, इसमें 35 की पावर n है, तो n की पावर पूछा है। मुझे बताओ बेटा, इसमें 2 होगा, 5 और 7 होगा, तो सबसे कम कौन सा होगा? 5 होगा। तो 5 कहाँ कहाँ पर होगा? क्या इसमें होगा? 43 में 5 नहीं होगा। हाँ, इसमें 5 होगा, इसमें 5 कई होंगे, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों? देखो इसमें कैसे है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 8 5, देखो कितना हो गया, 5 से काटो, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 5 सत्ते 35 और 3 5 सत्ते 35, ठीक है। कितना आया? इसमें केवल एक 5 आ रहा है। वहीं अगर हम देखें 1000 में कितने 5 आएंगे, तो 5 यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है, इसमें 5 आ गया। फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20 ये इसमें आ गया। फिर उसके बाद 40 में, और 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि यदि आप इसको कर पा रहे हैं तो 4 बार इसमें आएगा, क्योंकि 5 का जो मान है वो आपसे 5 का मान 4 बार है। वरना आप देखोगे 7 के मान कई हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 35 भी तो आपको बनाना ना, और 35 कैसे बनेगा? जब 7 और 5 का मल्टीप्लाई होनी चाहिए। चलिए, सॉरी 7 5 का नहीं, यहाँ पर 7 5 का नहीं, क्योंकि क्या पूछा था? हाँ 35 जो है 7 पंजे 35, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट से गलत और इन प्यारे विद्यार्थी से भी गलत हुआ। देखो कैसे, यूपीएससी ने पहले ही पूछा था, ये कह रहे हैं 12, ठीक है, पहले में कह रहे हैं आपसे 24, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। पहले में कह रहे हैं 24 का अगर हम देखें हाफ कितना होता है, तो ये होता है 12 में अगर आप 1 से गुणा करोगे तो 12 ही आएगा। लेकिन इसी 12 में आप 3/2 से अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 18। इसी 18 को आपको 2 से कर देना, 18 दूनी 36, और इसी 36 को जो मिला है आपको 5/2 कर देना, तो कितना आएगा? 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। तो यहाँ पर जो आना चाहिए x की जगह मान, वो 12 आएगा, ना कि 9 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। P और Q एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए 5 बजकर, देखो यहाँ पर क्या है कि P का जो चक्कर है ना, P का जो चक्कर कितना है, P 5 चक्कर प्रति घंटा लगाता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ 60/5 से, तो 12 मिनट का समय लेते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें क्यू की बात कर लें, तो क्यू में कितना समय लगता है भाई? 3 चक्कर प्रति औसत, तो ये हो जाएगा 60/3, तो ये हो जाएगा इनका 20। अब कहने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये कितने समय तक आपकी देखने के लिए मिली हैं। तो देखो है क्या, 5 अगर हम देखें पूरा हो जाता 5 से 7 तक तो 2 घंटे हो जाते, लेकिन उसने 20 कम कर दिया, तो आप कहोगे 120 होते ना, 9 दूनी 18, 60 होते हैं, 60 60 120, तो 100 दिन ऐसे आप मान सकते हैं। तो ये 100 दिन, मतलब कि इसका जो राइट आंसर आना चाहिए, आप इसका जो करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। कितना होना चाहिए इसमें? 14 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए 14 इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा उद्देश्य आपको इस पेपर से अवगत करवा देना, और कैसे क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स ने किए हैं, किसी भी स्टूडेंट्स ने, और पेपर पे क्या क्या आप कर सकते हैं। ये कह रहे हैं P बराबर Q प्लस, अब देखो इसमें क्या आपको मान रखना था, देखो स्टूडेंट्स ने मान भी रखा है। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ ऊपर, देखो मैंने कहा 6, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मान लो इसको, इस संख्या को ले लेते हैं हम, तो Q का देखो, Q माइनस कितना है 15। फिर उसके बाद में R को देखो, R का है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 3 से।
फिर उसके बाद में आपका है p, तो p का जो मान आ रहा है वो प्लस आ रहा है, प्लस कितना कितना आ रहा है प्लस, और भाग आ जाएगा 4 बराबर देखो 20 आएगा। कैसे, इसको काटो, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, 4 पंजे 20, ठीक है 5, हाँ ठीक है 5 चौक 20 और इधर काटो, इधर 15 तिया 45 माइनस 45, सॉरी तो यह आ जाएगा 60 माइनस 45, और इधर से कितना है आपका ये हो जाएगा 15 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई और ये 2 हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे तो ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, क्यों, क्योंकि ये 15 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 75, और 75 में से आपको क्या करना है 45 घटा देना, तो कितना आएगा 0, नहीं 75 नहीं करना बेटा, 65 होगा ये, क्योंकि 15 है ना तो 65 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना है 100, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे 20 आना है ना, पुनः कर देते हैं, चलिए एक बार पुनः इसको लिख के पुनः करते हैं। देखो है क्या, ये कह रहे हैं 6 है, फिर एक गैप दे के रखा है, फिर 15 है, फिर गैप दे के रखा है, फिर 3 है, फिर गैप दे के 2 रखा है, और फिर गैप है, फिर 2, और हमें लाना है 20, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे इसको माइनस रहने दें और इसको गुना कर दें और इसको क्या कर दें, इसको प्लस कर दें, तो हम कहेंगे इसमें कि लास्ट का क्या है 4, तो 4 पंजे 20, ठीक है 5 और 5 तिया 15 तिया 45, 15 तिया 45 प्लस 5 और माइनस 60, ये इधर चला जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है, क्या हो जाएगा 65, और 65 माइनस अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब आप इसमें से करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45, इसमें से घटाओगे तो 0 और 2 20 ही आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 39, बताइएगा 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों में इसको रख सकते हैं आप, ठीक है। क्यों रख सकते हैं, इसका एक रीज़न है। देखो जब आपको पता है टी टाइम डिस्टेंस दे के पूछा है और 2 व्यक्तियों की चाल यहाँ पर पूछ रहा है घुमा फिरा करके, ठीक है। आओ ज़रा समझते हैं इसको रफ कर देते हैं पहले। देखो समझना, अब 2 व्यक्ति ये चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कि t बराबर t, तो एक को कहेंगे कि sx माइनस s2 ऐसे कह सकते हैं, या s1 s2 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितनी 8 सेकंड में, कितने में 8 सेकंड में l अपॉन st माइनस 3, ठीक है ये आएगा। और उसके बाद आप देखोगे ये अगर हम करें इसको, तो जब आप इसको सोल्व करोगे फाइनली, अगर मैं कहूँ ऐसे क्वेश्चन को, थोड़ा ये टैकल थ्योरी वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आप इसको करिएगा। मैं बता देता हूँ आंसर इसका, सॉरी इसका जो 39 नंबर का इसको करेक्ट जो आंसर आना चाहिए 39 का वो 20 आएगा, मतलब कि सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैथोलॉजी पर ये आधारित होता है, सभी स्टूडेंट्स इसको करते हैं। देखो इन्होंने भी करा है, जैसे आपने लिखा 1 तो 1 का तो 1 ही होता है, आपने लिखा 2 ऐसे तो 1 2 1 हो जाएगा, आपने लिखा 3 1 2 3, कैसे लिखा ऐसे लिखे, आपने लिखे 3 तो ये हो जाएगा, इसमें 2 थे इसमें 3 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अब आपका 1 2 3 फिर 2 और फिर 3, ये चलता है इस तरीके से, सॉरी 1 आ जाएगा। तो यहीं अगर हम नोट डाउन कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अब 9 के बैक जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, परिच्छेद को पढ़ें आराम से परिच्छेद पढ़िएगा, दीजिएगा इसका राइट आंसर। अब तक हमने हाफ पेपर आपसे डिस्कस कर लिया है, कितना आधा। देखिए अनेक देश यह वायदा कर रहे हैं कि वे अगले 30 वर्षों में निवल शून्य कार्बन तक आ जाएंगे, अर्थात घरेलू उत्सर्जनों को घटाकर शून्य के निकट आ जाना होगा। एक अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिक से अधिक मांग पक्ष उपायों जैसे व्यक्तियों और परिवारों के व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि इसमें फैमिली की भी जो पार्टी सपोर्ट है, जो परिवार है, उनसे भी इसमें कर सकते हैं। और उसे
और उसे भी यह अपेक्षा होगी कि आपूर्ति पक्ष निवेश के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियां और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें। मतलब कि इसको भी पार्टिसिपेट करें कौन, कंपनियां और सरकारें, ताकि न्यून कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत रूप से उपलब्ध कराया जा सके। अब देखो है क्या इसमें, पूछा क्या है, देखिए पूछा आपसे केंद्र विचार। केंद्र विचार क्या है इसमें, ये कह रहे हैं आपसे कि निवल शून्य कार्बन तक जमा केवल घरेलू उत्पाद, नहीं ऐसा नहीं है। लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार को प्रोत्साहन देकर ही, ऐसा नहीं है। इसमें ये बात सही है कि सी न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी का ये सब्सिडी वगैरह ये तो पढ़ना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस पे भी 42 नंबर का क्वेश्चन। पूर्व धारणाएं पूछा आपसे। कंपनियों में पूर्ति पक्ष निवेश के रूप परिणाम स्वरूप लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है। क्या अगर आप इससे जब कंपनियों में निवेश करोगे तो ऐसा क्या इसमें हो सकता है, तो ये बात एकदम गलत हो जाएगी। दूसरे में कह रहे हैं लोग सरकार और कंपनियों में सम्मिलित हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें इसका पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर बी इसका हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे। परिच्छेद 2 है, केवल 50 वर्षों में ही विश्व का कच्चे माल का उपभोग 4 गुना के आसपास 100 मिलियन टन से अधिक हो गया है। इसके 9% से कम भाग को पुनर्उपयोग में लाया जाता है। पुराने वाहनों की बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और निकेल जैसे द्रव्य होते हैं जो कीमती हैं और उन्हें प्राप्त करना दुष्कर हो सकता है। पूर्ति श्रृंखलाएं लंबी और जटिल हैं। आपूर्तिकर्ताओं के निष्कृष्ट वातावरणीय और श्रम मानव उनके खरीदारों के जोखिम को बढ़ा देते हैं। सामग्रियों को पुनः उपयोग करने में समझदारी है। सामग्रियों क्या है, पुनः उपयोग करने में समझदारी है। जब बैटरियां अपने जीवन के अंतिम चरण पर पहुंच जाएं, उन्हें पुनः बैटरी फैक्ट्री में ले जाया जाकर उनके संघटकों को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, नई बैटरियां में डाला जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, मतलब कि एक साइकिलिंग की बात कर रहा है, एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहा है जहां पर सर्कुलेट होना चाहिए। व्यावहारिक संदेश है। देखो इसमें कह रहे हैं पुनः खनिजों के बिना, नहीं, ये हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था में प्रति एक क्षेत्र की द्रव्यमान, अब यहाँ पर द्रव्यमानात्मक संसाधनों के पुनर्उपयोग को तत्काल, ऐसी बात नहीं की गई तत्काल वगैरह। हाँ, चक्रीय अर्थव्यवस्था में सतत समृद्धि के उपयोग को ये बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 44 पूर्व धारणाएं। वाहन फैक्ट्रियां चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। देखो इसमें स्वयं इस बात को कहा गया है कि जो वाहन फैक्ट्रियां हैं वो चक्रवर्ती जो चक्रीय है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, उसके उदाहरण बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं होनी चाहिए। हो सकते हैं क्या, बोलिएगा। ठीक है, तो देखो वाहन जो फैक्ट्रियां हैं वो चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि संभावना, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा है, तो इसको मैं सही मान के चलूँगा। ठीक है, इसको क्या मान के चलूँगा मैं, सही। तो ये पहला सही नहीं मान के चलूँगा कि वे चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, ऐसा नहीं है, तो पहला गलत है। आर्थिक समृद्धि खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग से सुसंगत होती है। हाँ देखो ये सुसंगत हो भी सकती है और नहीं भी, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं निकल के आ रही है। तो मैं जो इसका आंसर आपको बताना चाहता, तो मेरी तरफ से इसका आंसर जो है डी आना चाहिए, लेकिन कई बच्चे इसका आंसर आप देखोगे बी भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा और बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा आप देखोगे, इसका है तो ये मैथ का क्वेश्चन, लेकिन लेवल ज़रा समझो कितना है। 20 नल के समुच्चय x को टंकी के 70% भाग में आप देखो कितना 24 मिनट लगते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप इसको करते हैं तो क्वेश्चन एक ब्रिलियंट क्वेश्चनों में इसको रख सकते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो x का अगर हम देखें तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। y का अगर हम देखें तो 16 आ जाएगा, और z का अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इन सब का एलसीएम अगर देखें तो हम 80 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बार, और ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ये खाली कर रहा है ना, देखो
टंकी को आधे में खाली कर सकता है, तो जेड खाली कर सकता है, तो ये माइनस है और ये सब प्लस प्लस है, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 20 चौक 80। ठीक है, यही आएगा क्या सबका? बिल्कुल यही आएगा। अब जब आप इसको करोगे बच्चे तो आप देखोगे क्या कह रहे हैं आगे कि समुच्चय बाई के केवल आधे नल खुले हुए, ठीक है, जेड के सभी नल खुले हुए हैं, तो टंकी 50% भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो 80 का आपको 50% अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? 2 जीरो से 2 जीरो और 5 अट्ठे 40, मतलब कि कितना हो गया? 40 हो गया। तो इसमें जो टाइम टैकिंग अगर आप देखोगे लगेगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 16 इसका आना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका 1 का निकालोगे तो ये कुछ 400 में आएगा, तो 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16, तो 16 कहाँ है इसमें? 45 में 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा समझना इस क्वेश्चन को। आप देखो करो, यदि n घन पूर्णांक संख्या है तो 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n को 4 से भाग देने पर उसके विभिन्न शेष फलों की संख्या क्या है? विभिन्न शेष फलों की। अब देखो अन्य शेष फल भी आपसे पूछेंगे। मुझे बताओ, आपने कहा 1 की पावर, मान लीजिए हमने 2 रख दी, प्लस 2 की पावर भी 2 रख दी, n का मान तो रखना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा। बोलो हाँ। तो यहाँ पर अगर आप 4 से करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। फिर मैं कहूँ आपसे n की पावर क्यों है, और प्लस आप देखोगे जो 2 है उसकी पावर भी क्यों है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9। बिल्कुल, तो इस तरीके से जब आप बनाओगे इसमें तो चीज़ें तभी बनेंगी बेटा, अन्यथा आपकी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। बोलो हाँ। फिर उसके बाद हम देखें, अगर ये 1 की पावर आपने 4 ले ली प्लस, और वहाँ पर क्या है कि 2 की पावर भी 4 ले ली, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ये आना चाहिए भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब 16 है तो 16 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे 4 से भाग दो, प्लस 1 हो जाएगा 17, तो 17 इसको भाग दो। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसमें जो राइट आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन आना चाहिएगा इसमें 3, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा विजुअल हो रहा है कि नहीं। 47 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 47 नंबर। प्यारे बच्चे, इस क्लास के पश्चात जो हम कल आपसे क्लास स्टार्ट करेंगे वो होगी आपकी जीएस पेपर नंबर 1 पे। मान लीजिए पी के जो 3 मान हैं, संभव मान कुछ भी हो सकते हैं, क्यों ठीक है, को 3 अंक की संख्या है, और पी और 481 महत्तम समावर्तक HCF क्या। देखो इसमें अगर हम देखें तो कोई भी 3 नंबर का ऐसा आ जाए 1 1 1, तो अगर आप देखोगे वो या तो 3 से होती है, या फिर 11 से होती है, या फिर 13 से होती है, 3 वाली। तो देखो यहाँ पर ना 11 है ना ही आपका 13, तो है लेकिन 3 नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऐसे डेड करते हुए 489 तक चले जाओ। पूछा गया है अंक, ठीक है, वह अंक क्या होगा, उस समय का अंक क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ तो चीज़ें और भी बेटर होंगी। तो आपने देखा होगा यदि आप 1 से 9 तक कितने होते हैं, 9 होते हैं, और यदि 10 से आप देखोगे 99 तक कितने होते हैं, तो ये भी 90 × 2 180 होते हैं। ठीक है, और यदि हम देखें तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप इस चीज़ को करोगे तो इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई साहब 0, तो 0 नहीं आएगा, इसका राइट आंसर 9 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। जोड़ लो अब इसको, जितना भी आया, ये हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 20, तो 89 189 हो जाएगा। और यदि आप देखोगे 489 में से 189 अगर हम घटा दें तो कितना आएगा, 189, तो 0 0 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो ये आ जाएगा 3, तो गुड। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के बताइएगा। एक मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है। PQR संदिग्ध 3 व्यक्ति हैं, यह जानते हुए कि उनमें से कोई ही व्यक्ति दोषी है। ठीक है,
उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने कई ऐसे उत्तर दिए आपस में। देखो पहला ये कह रहे हैं मैंने, पी कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया, उसे क्यों ने चुराया। तो पी ने मना कर दिया, लेकिन उसे क्यों को बोल दे क्यों ने चुराया। क्यों कह रहा है आपसे कि आर ने नहीं चुराया है, ठीक है, मैंने भी नहीं चुराया। अब क्यों ने कह दिया कि आर ने चुराया, मैंने नहीं। अब आर कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया है, किसने चुराया है मैं नहीं जानता। तो इसमें खास तौर पर क्या है, इसका एक स्पेसिफिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए ये कह रहे हैं आपसे 3 टीमें पी को आर के कूटबद्ध टूर्नामेंट्स में भाग लिया है और जिसमें से टीमें ठीक एक बार एक दूसरे के साथ खेलेंगी और किसी टीम को एक जीत पर 2 अंक मिलते हैं और बराबरी पर 1 अंक मिलता है। हार पर टीम को कोई अंक नहीं मिलता है। टूर्नामेंट्स में प्रत्येक टीम की ठीक एक गोल दिया जाता है, जिसमें आप देखोगे टीम पी को 3 अंक मिले और क्यू को 2 अंक मिले और आर को 1 अंक मिला है। अब देखो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। ये भी सही है कि पी और क्यू के बीच में बड़े पैमाने पर 0 की बराबरी हुई और ये भी बात सही है, तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी राइट हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेटा ये आपका सी राइट आंसर आना चाहिए था, ना कि आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिचय परिच्छेद पे आते हैं। इसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन है कि जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाली परिवर्तनीय कृषि रोगों की व्यापकता और संघादिता को किस प्रकार प्रभावित करेगी। लेकिन एक खतरा यह है कि ऐसे परिवर्तन कुछ पादप संक्रमण को सभी जलवायु क्षेत्रों में संभवतः आप देखोगे इस प्रकार के अनर्थकर रूप से अधिक आम बना देंगे। इस समस्या का एक भाग यह है कि शताब्दियों से अपनाए गए चयनात्मक प्रजनन से उच्च मूल्य वाली फसलों के वंश जो आप देखोगे जीनोम परिष्कृत हुए हैं, वे आज की दशाओं में उपजने में शानदार हैं, किंतु जो जनन रूपांतरण उनके लिए तुरंत उपयोगी नहीं है। वे प्रजनन से बेहतर हो गए हैं, यह उपज के लिए उत्तम है, किंतु परिवर्तन का सामना करने के लिए निष्कृष्ट है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि संशोधित निष्कृष्ट है। एक साधारण बीमारी या फिर कोई अज्ञात बीमारी भी आनुवांशिक सोसाइटी मतलब कि जेनेटिकली जो आपकी होर्न फसलों को तुरंत तहस नहस कर सकती है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसकी बात को यहाँ पर बताया गया है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन फसलों की उपलब्धता के प्रतिकूल प्रभाव करता है। ऐसा नहीं है किसी के प्रतिकूल किसी के अनुकूल रहता है। आनुवांशिक आप देखोगे संशोधित फसलों पर हमारी पूर्ण निर्भरता के परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा होना संभव है। देखो ये बात एकदम सही है, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। इसमें सोचना ही नहीं है, कुछ ऐसा था ही नहीं जो इसमें सोच करके आंसर देना चाहिए था। 52 नंबर का परिच्छेद देखो बेटा। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक पादप रोग नए अवसरों में स्थानांतरित कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेंगे। हमारी वर्तमान फसलों के कागजी संदिग्धियों को वैज्ञानिक रूप से समझना हमें उस खाद्य सुरक्षा को सशक्त बनाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिच्छेद पढ़िएगा। ये कह रहे हैं आपसे एक अच्छा राजनीतिक किसी भी अन्य समझदार व्यक्ति की तरह अपने उत्साही समर्थकों की उपेक्षा अपने विरोधियों से अधिक सीखता है। मतलब कि ये तो है ही, जब वहाँ पर विरोध करते हैं तो अंतर्विरोध और कमियाँ बताते हैं, क्योंकि सहप पार्टी तो सहपकारी तो अच्छा ही बताएंगे, वो बुरा कब बताएंगे, बुरा बताएंगे तो रिटार्ड। तो इसलिए इसमें बात की गई है, क्योंकि जब तक उसके विरोधी उसे ना सिखाएं कि खतरा कहाँ है, उसके समर्थक उसे संकट की ओर ढकेल देंगे। अंततः यदि यह बुद्धिमान है तो वह अक्सर प्रार्थना करेगा कि उसे अपने मित्रों से मुक्ति मिले, क्योंकि वे उसे निवष्ट कर देंगे। किंतु भले ही यह बात आघात पहुंचाती है, उसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कभी विरोधियों से रहित ना हो, क्योंकि
वे उसे तर्क और सुबुद्धि के मार्ग पर बनाए रखते हैं। स्वतंत्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय एकता, प्रशासन के स्वेच्छाचारी होने तथा विरोधी पक्ष के क्रांति पूर्ण विचार वाले और परस्पर विरोधी होने के दुष्कर बनने के लिए राजनीतिक शक्ति के पर्याप्त रूप से सम संतुलन के ऊपर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है, अगर हम उसको देखें तो बात सही है, राजनीतिक गतिविधियों पर बात की गई है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि लेखक के द्वारा जो महत्वपूर्ण संदेश किया है, विरोधी पक्षों के बिना लोकतंत्र प्रशासन अधिक जिम्मेदार होता है। नहीं बेटा, ये गलत है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार को क्षेत्र करने के लिए विरोध पक्ष में क्रांतिकारी, ये भी बात गलत है। लोकतंत्र में शासकों को उनके राजनीतिक रूप से बने रहने के लिए विरोध पक्ष का सहारा आवश्यक है, ऐसा भी गलत है। तो यहाँ पर देखो पहला, दूसरा, तीसरा से गलत है, तो आंसर अपने आप निकल आएगा डी। नेक्स्ट, पूर्व धारणा। ये कह रहे हैं आपसे, लोकतंत्र में एक मजबूत विरोध पक्ष तभी आवश्यक होता है जब शासनाध्यक्ष उदासीन हो। ये बकवास कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि शासनाध्यक्ष उदासीन होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं, ये बात गलत है। लोकतंत्र में विरोधा पक्ष जितना आक्रामक होगा, शासन उतना ही बेहतर। नहीं, ये भी बात गलत है, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इसका आप आंसर दें तो चलिए मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा ऐसा रीजनिंग का एक, देखो समझना, यहाँ पर बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। एस, ये कह रहे हैं पी और आर, पी क्यू और आर का भाई है, मतलब कि पी जो है ना वो क्या है, पी क्यू और आर का भाई है, क्यू प्लस आर का भाई है। इनका हमें जेंडर नहीं पता है, ठीक है, चलिए भाई है। फिर कह रहे हैं कि एस आर की माता है, एस जो है ना, एस वो आर की माता है, ठीक है, माँ, ठीक है, माता है। टी पी का पिता है। अब टी जो है ना वो पी का पिता है, लो साहब, ये माइनस में हो गई, ये इधर आ गई, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है, टी का पिता है। अब सत्य की पूछ रहा है, ये कह रहे हैं पहला कि एस और टी दंपत्ति हैं। देखो पी और, सॉरी टी है, ये टी है, पी नहीं है, ये टी है, तो बिल्कुल दंपत्ति हैं, ये बात। क्यों टी का पुत्र है, देखो क्यों कौन है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, तो ये उत्तर नहीं दे सकते। टी क्यों का पिता है, अब देखो टी जो है ना, टी वो क्या है, क्यों का भी पिता है, बिल्कुल सही बात है। एस पी की माता है, एस जो है वो पी की माता है, ये भी सही है। आर टी की पुत्री है, ये गलत है, आर टी की पुत्री नहीं है। बी पी का पुत्र है, जो पी है वो एस का पुत्र है, नहीं, पी जो है वो एस का पुत्र है, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 4 इसमें 4 आ जाएगा, राइट आंसर, बिल्कुल सही पर लगाया है लड़के ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये और भी इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें एक सीरीज बनी हुई है, अगर आपने ये समझ ली होगी तो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि 14 और 15 आपस में मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 15 चौका ये आ जाएगा 210। अब देखो यहाँ पर 9 है तो 210 है। अब ये है टी, तो देखो टी का मान क्या होता है बेटा, टी का मान होता है 20, तो ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 4200, ठीक है, ये इतना पहुँच गया। तो उसके बाद में कह रहे हैं आपसे कि नोट ई करे, बात करें 42 का नोट ई करें। नोट ई का मतलब है कि नोटेड क्या होगा आपका 5 होगा, तो 0 0 5 दूनी 10, 1 और 5 चौक 20 और 1 21। वहीं कह रहे हैं कि अगर आप एस लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस मतलब कि 19, तो 0 0 0 19 का ना 19, 1 और 19 दूनी 38 और 1 39, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें कूटबद्धी करना था इसका, जैसे फ्रांस को ये लिख दिया है, इसको ये लिख दिया है, तो यदि हम देखें बाई का कूट क्या है, देखो इसमें ये तो आएगा नहीं, बाई का कूट आपका 7, कहाँ गया, ये है बाई का कोड है 7, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये भी एक है, तीसरे पक्ष को देख लो, तीसरा मतलब कि एम की पावर क्या है, इधर से चौथी है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये कह रहे हैं आपसे पी क्यू आर एस टी सभी अंक भिन्न हैं और इस प्रकार टी मतलब कि 0 नहीं है, पी
टी का आप देखोगे 3 गुना है, फिर ये सारी चीज़ें आपसे करवा रहा है, तो इसको एक बार करिएगा अपने स्तर पर, ठीक है। आप विचार कर लें इस पर अच्छे से थोड़ा सा, तो बेटर रहे शायद आपके लिए भी, सेहत के लिए भी। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं नहीं कर सकता, बट वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करने का इसमें प्रयास करूँगा, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं होंगे तो मैं उसको बाद में आपको टेलीग्राम पर इसका प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, बाई किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में करता है। देखो है क्या, अगर आप इस चीज़ को समझें तो बाई का जो मान अगर आप निकाल लेंगे बेटा, तो इसमें मान क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे हम, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 18 है, बिल्कुल सही बात है। फिर कितना आ जाएगा 24, ये भी सही है। और फिर कितना आ जाएगा 16, ये भी सही है। तो अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बोलो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये 18 है भाई, ठीक है। तो जब आप इसका आप देखोगे लोगे, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि कितने दिन ऐसा होगा। तो टोटल कितना था, टोटल अगर आप देखें तो 144। अब इसमें कह रहे हैं कि ये काम भी कर रहे हैं 144 वगैरह। तो जब आप इसको करोगे तो इसमें राइट आंसर जो 3 ही आना चाहिए, बाकी का आप बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन आप इसको कमेंट्स में करें, हिंट्स भी आपको दे दिया गया है, तो इसमें दिक्कत है नहीं। आइए परिच्छेद को समझते हैं। ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक रूप से संबद्ध ना हो, मतलब कि ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ है, मने कर रहा है। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी और कृषि से उद्योग और सेवाओं में अंतरण को जो कि संवर्धन के लिए अपरिहार्य है, शुक्र बनाने में सहायक कर होता है। इससे संसार सर्जित होते हैं तथा गैर सरकारी व्यवसायों में और अधिक संवेग लाए बिना देश की बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने का और कोई रास्ता नहीं है। बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रचलन कर सकती हैं और देश और विदेशी दोनों में प्रतियोगी क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। जब एक जीवंत निगम पूंजीवाद आधार राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त जो आगे वंचित और वृद्ध कल्याण के लिए अवसरों के रूप में अधिक एक समान धरातल प्रदान करने के में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो लोकतंत्र की है और ख़ास तौर पर पूंजीवाद की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए 61 में, नियमित पूंजीवाद किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। देखो बिल्कुल ये बात सही है कि वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है, बाकी का पढ़ो ही मतलब। 62 की तरफ आ जाते हैं बेटा। निगमित पूंजीवाद श्रमिक बल की वृद्धि करता है और रोजगार के अधीन अवसर प्रदान करता है। देखो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि ये इनको अधिकार दिए गए हैं। जनसंख्या के निर्धारण लोगों और वे जो हाशिए पर हैं अधोमुखी धन श्रवण प्रभाव ट्रिकल डाउन फैक्ट के कारण निर्मित आप देखोगे निगमित पूंजीवाद को लाभान्वित होते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। परिच्छेद स्वैच्छिक संघ का अर्जित अंतर्जाल नेटवर्क अपेक्षाकृत शक्तिहीन व्यक्तियों और संभाव्य के रूप में शक्तिशाली राज्य के रूप में वफर के रूप में स्थिर होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन टफ में रखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह अपने सदस्यों के कल्याण के उन्नयन और उनके व्यक्तित्व के रूप में विकास हेतु सरकारी संगठन है। ये बात सही है, क्योंकि उसको ज़्यादा उसमें नहीं रख सकते, पता चले हीट से थोड़ा सा बेकार हो जाए। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यह अपने सदस्य कल्याण उन्नयन के लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए सहकारी संगठन है। बिल्कुल ये बात इसमें कही गई है कि वो एक सहकारी संगठन की भूमिका निभाएगा। अब इसी पर आपसे क्या है, एक घन पूर्ण संख्या है जिसको 50% बढ़ा देने पर उसके गुणनखंडों की संख्या
अपरिवर्तित रह सकती है। बिल्कुल देखो क्यों नहीं रह सकती, बिल्कुल रह सकती है। मान लो अगर वो छोटी संख्या कोई है तो उस स्थिति में ये क्या होगा, उसमें इस चीज़ की संभावना, इसकी प्रायोरिटी देखने के लिए आपको मिल सकती है। जैसे क्या हो सकती है, देखो आप कहोगे कि 12, फिर 12, फिर 34, फिर 6, फिर 2, फिर देखो 18, 12, 36 और आपका 98, 2 माइनस 12, ठीक है। ये तो इसमें आ जाएगा, बोथ आएगा, दोनों बातें सही हैं इसमें, ठीक है। चलो अच्छा, इसका राइट आंसर आप दो तो ठीक है, इसका राइट आंसर आप दो। रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें 31 ही आएगा, लेकिन आपको बताना है फिर ये कैसे आएगा। आप नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो बेटा पेपर कैसे दोगे। देखो ये कह रहे हैं किसी विशेष कूट कोड शब्द को, देखो क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर कह रहे हैं 64। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 4 ले लिए और 4 का कर दिए क्यूब, फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर ये 7 ले लिए तो 7 सत्ते 49 और 9 63, ठीक है। तो ये जब से आते हैं, उसके बाद अगर हम देखें ये है 200, तो 2 बट्टू 64 और फिर आ जाएगा 64 और 8 6, ठीक है 256। फिर इस तरीके से आएगा 256, फिर इस तरीके से ये आगे सीरीज चलती चली जाएगी। ये आपको हो जाएगा 9 का 512 और फिर आ जाएगा 11 का, तो ये आ जाएगा 1131 क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखो 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 9 की पावर 3 और फिर उसके बाद में विशेष में कुछ टर्मोलॉजी यूज करो, देखो है क्या। आप कह रहे हैं कि सर 9 की पावर 3 है, तो इसका मतलब होता है 9 × 9 × 9, ठीक है। 9 दूनी 9 नम 81 और फिर 9 9 9 अट्ठे 72, मतलब कि 729 का यहाँ पर अगर हम देखें 6 से विभाजित करें तो 6 से विभाजित करने पर 0 आता है, क्योंकि अगर आप सबको करोगे तो इसमें 0 ही आएगा और ये संख्या कहीं ना कहीं ऐसी कट जाएगी। चलिए पढ़िएगा, ये भी देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे प्रश्न है, ऐसी एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड है। तो बेटा इसमें देखो 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। तो देखो बेटा है क्या, इसमें थोड़ा सा समझो कि गुणनखंड क्या हो सकते हैं, ऐसे 4 हो सकते हैं। तो देखो पहला अगर मैं 6 ही ले लूँ तो 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 3 और 2, यही होगा 2। अब इसमें क्या आ जाएगा, तो इस गुणनखंड में कितने हैं, 2 हैं, और इससे बने कितने हैं, 3 हैं। ये दोनों बातें यहाँ पर एग्जैक्ट सही हैं बेटा, ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर एग्जैक्ट एकदम राइट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, डी इसका राइट आंसर आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। परीक्षा दे के रखिए और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि PQRS शून्येतर अंक हैं। अब यहाँ पर ये बात जो हो रही है, ज़रा इसको आप समझ गए तो समझ गए। देखो है क्या, ये है आपका ये आ रहा है P गुणा P और Q। अब क्या आ रहा है, RRSS आ रहा है। तो बताइएगा ये बहुत ही, तो देखो इसमें आप किसी से भी नहीं दे सकते, कैसे दोगे बताओ। P का मान 3 है, 3 से छोटा हो सकता है या 3 भी हो सकता है, तो P का मान मान लो 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। Q 4 के बराबर है, ये 4 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं इसको 4 से छोटा भी कर सकते हैं। तो जब भी आप करें इस तरीके से तो सवाल आप देखोगे ये याद दिलाता है कि उस समय नहीं था ऐसा, ठीक है। तो इसमें डी इसका राइट आंसर आना चाहिए, डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड। प्रश्न है क्यों पी से किस प्रकार संबंधित है। पी की 2 बहनें हैं, ठीक है, दोनों से देंगे, दोनों से इसका उत्तर दे सकते हैं क्या, बताओ। देखो पी की 2 बहनें R और S, P है, P की 2 बहनें R और S, ठीक है। फिर कह रहे हैं उसके बाद में कि R का पिता Q का भाई है, R का जो पिता है ना वो Q का भाई है, तो इसको मैं कह सकता हूँ X है, ये भी ठीक है,
ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यू जो है वो पी से कुछ प्रकार संबंधित है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये आपसे पूछा, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका राइट आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया परिच्छेद है मुद्रास्फीति पर। मुद्रास्फीति की एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं सभी के लिए एक समष्टि होती है। उपभोग के विभिन्न मंदों के लिए कीमत वृद्धि अलग अलग होती है। अतः एक अलग संख्या भिन्न वस्तुओं और सेवाओं को भारित मान निर्दिष्ट करने से मिलती है। WPI के लिए उत्पादन के भीतर मनों का उपयोग करना। अब देखो ये सब बातें कहेंगे WPI और CPI पर, आपने पढ़ा भी होगा। इसका जो आंसर होगा ना वो मुद्रास्फीति की दर का अनुमान परिकल्पित अलग अलग, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कीमतें अलग अलग होती हैं। अब देखो इस सवाल को करिएगा। चलिए देखिए, विश्वास को आमतौर पर अन्य लोगों के प्रति शुभेद्य होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। उद्यम वृत्त में अन्य लोगों का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने के तत्पर होना निहित है। विशेष प्राणियों में विश्वास वैश्विक व्यवहार के सार है और विश्व स्वयं सामाजिक बाजार में परंतु के रूप में उभर कर, ठीक है, आता है और वैश्विक बाजार में वस्तुओं की सेवाओं की विशिष्टताओं को परिभाषित करता है। विश्वास करने के आचरण का यह भी एक अर्थ है कि अन्य लोगों को समुच्चय उदार का स्थान देना कदापि आप देखोगे पहलू आशापूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपसे जो पूछा गया राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। 72 का आप देखोगे तो 72 का राइट आंसर डी हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पैसेज नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। 73 नंबर देखिए, एक फुटबॉल मैच में 10 मिनट शेष बचते हैं और टीम पी और टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल के पीछे थी और क्या पी मैच, देखो ऐसी स्थिति में जो गोल वगैरह खींचे गए हैं, ये जो वगैरह चीज़ें की गई हैं उसकी ये बात यहाँ पर की रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो 1 आएगा कि हम केवल 1 से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये भी थोड़ा सा देखो, इसमें बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं पी, अब देखो इसमें मान कुछ भी ले सकते हो आप, पी बड़ा कर लो छोटा कर लो, जो भी आपको रखना है वो करोगे तो इसमें शैमुलर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पी का मान मैंने वाला 1 रख लिया मानो, और क्यू का मान मैंने मान लो 3 रख लिया, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 3 9 और 10, और यहाँ पर जो आएगा ये हो जाएगा 3 ही करना 3 इसमें से घटा। तो आप जब इसको कर लोगे तो इसमें इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, दोनों से इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आंसर, होगा आपका बी। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग किया जा सकता है, तो ये गलत है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 मैच में खिलाड़ी, अब देखो XYZ की बात कर रहे हैं तो कुल कितने रन बनाए हैं आपके। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए मैं आपको पर्सनली बता दूं, ये क्वेश्चनों में दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। मैंने भी इसको सोल्व किया परंतु इसका एग्जैक्ट आंसर मुझसे नहीं आया। तो 75 का वैसे तो अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर जो होगा 75 का वो डी आना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू, आप देखोगे इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, इसकी बात करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट को देखें, ये भी देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी अगर आप देखें, इसको भी अगर आप सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कई पूछे हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आना चाहिए। ठीक है, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था एक्चुअल में, तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं। इसमें बहुत टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन हो रहा था बट मैंने नहीं किया, लेकिन आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके समक्ष है क्वेश्चन 77 नंबर, बताइएगा। तो देखो 77 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आप लगा लेंगे इसका आंसर, करिएगा इसको, ट्राई करिएगा आप। ये क्वेश्चन एवरेज का है, इससे इजी हो ही नहीं सकता एवरेज में, तो क्या ही इजी होगा। ठीक है, क्या ही इजी होगा।
क्या ही ईजी होगा? देखो मैं कहूँ आपसे ये कह रहे हैं पी और क्यू का मान क्या है। अब देखो 3 है तो 3 का मान क्या मतलब कि बीच की संख्या होगी, एक इससे ज़्यादा एक इससे कम, यही तो होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उतना ही अधिक और उतना ही कम, तो क्या होगा? आर का मान क्या होगा? तो भाई के होगा, सिंपल। तो ए इसका राइट आंसर आएगा। 3 में तो बीच की, जब अगर 3 संख्या हो तो बीच का मान उसमें क्या होता है? आपका औसत होता है। 0 से आप देखोगे 1 के बीच में कोई वास्तविक संख्या ले जाती है तो 0 से 1 के बीच में 0.5 ले सकते हो क्या आप? तो जब आप इसका करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका आप करोगे क्यूब, ठीक है, 0.32 का 5 का सॉरी क्यूब करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 5 पंजे 25, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 125, मतलब कि ये तो छोटा हो गया और भी, तो 125। तो यहाँ पर ये तो बात सही है एकदम। लेकिन अब इसकी बात कर लें, यहाँ पर भी आप देखोगे 0.5 लिया है और ये कह रहे हैं इसका, तो ये तो छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो 79 है बेटा, इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा एकदम गलत हो जाएगा, पहला इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि बीच का अंतर आपका क्या है? 10 है, ठीक है, और इन दो संख्याओं के बीच 5 से विभाज्य घन पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपसे पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसी क्या संख्याएं हो सकती हैं? अगर आप सोचें तो इसको देखो कैसे। आपसे पूछे कि 1 और 11 हो सकता है कि नहीं? 2 और आपका 12 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं कई हो सकती हैं। 3 और कितना हो सकता है? 13 हो सकता है। वहीं 4 और 14 हो सकता है, माइनस है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। वहीं 5 आप देखोगे 15 हो सकता है। तो 10 ही तो आ रहा है। इनके बीच का अंतर अगर हम देखें तो इनके बीच का अंतर तो आपको शैमली दिखाई देगा। तो यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी समझें, अगर मैं कहूँ फिर 6 ले लें और फिर यहाँ पर कितना ले लें? 16 ले लें, तो बीच का अंतर यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे अगर देख लो आप, यहाँ पे जो 11 है ये, तो यहाँ पे आ रहा है 10, तो इसमें 5 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब देखो 15 इसमें 2 बार आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो यहाँ पर ऐसे 1 से अधिक संख्याएं इसमें हो सकती हैं, मतलब कि 80 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका CSET 2025 का आप देखोगे पेपर, जो हमने आपके साथ में डिस्कस किया। फुल पेपर है ये इसी क्लास में, ठीक है। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा अपने मिला करके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो आज की क्लासेस में इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, उसमें हम देखेंगे GS का, ठीक है, क्वेश्चन पेपर फुल। फिर उसके बाद में उन क्वेश्चन पर कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, UPSC का पेपर बेटा ईजी नहीं है, ठीक है। आप इसको ईजी में ना लें। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए गाइडेंस की बहुत आवश्यक ज़रूरत है। आप ऐसा सर्किल बना करके रखें, अपना जुड़ें, एजुकेशन परिवार से जुड़ें। तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं गाइडेंस को लेकर के, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं होगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जितना हो सके, और मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।